अ लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। ये 2018 की चाइनीज ड्रामा फिल्म है जिसे बाय गैन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को नोटिस किया गया इसके लास्ट 59 मिनट्स के शॉट्स के लिए, जो कि 3D में है और एक ही शॉट में फिल्माया गया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं हुआंग हुई एज लू होंगहाओ, तांग वाई एज वान क्वेन एंड काइजेंग, सिल्विया चैंग एज वाइल्ड कैट्स मदर, योंग जोंग चैन एज जुओ होंगयान। आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मूवी शुरू करने से पहले थोड़ा मूवी के बारे में जान लेते हैं। ये मूवी एक पहेली की तरह है जिसे डायरेक्टर दर्शकों के द्वारा सॉल्व करवाना चाहता है। ये फिल्म चाइना और अमेरिका में एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। ये काफी स्लो फिल्म है और क्योंकि पहेलियों से भरी हुई है इसीलिए इसे एक बार नहीं बार बार देखने की जरूरत महसूस होती है। ये एक लव स्टोरी है, इसीलिए इस लव स्टोरी को भी बार बार देखने का मन करता है। ये फिल्म सिर्फ 3 किरदारों के बीच में घूमती हुई जाती है। इस मूवी की कहानी साउथ वेस्ट चाइना के कैली कस्बे की है जो कि खेतों और जंगलों से घिरा हुआ है। मैंने मूवी एक्सप्लेन करने के लिए इसे 3 पार्ट्स में बांट दिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। प्रेजेंट लू हुआंग हु एक कैसीनो चलाता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई। उसके फादर कैली में रहते थे। वो कैली में अपने घर जाता है। वहाँ उसकी स्टेप मॉम लू को बताती है कि तुम्हारे पापा अपने आखिरी समय में इस घड़ी को देखा करते थे। लू एक बंद दीवार घड़ी को देखता है। उसकी स्टेप मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए वैन और मेरे लिए ये रेस्टोरेंट छोड़ गए हैं और अब इस रेस्टोरेंट को मैं रिनोवेट करवाना चाहती हूँ। इनडायरेक्टली वो लू को वहाँ से कहीं और जाने बोल रही हैं। लू बोलता है आप रिनोवेट करवा लो लेकिन इस रेस्टोरेंट का नाम मत बदलना क्योंकि ये मेरी माँ के नाम से था। रेस्टोरेंट का नाम है फैंग रेस्टोरेंट। लू उस वॉल क्लॉक को लेकर अपनी एक पुरानी जगह चला जाता है। बाहर काफी आंधी तूफान चल रहा है और न्यूज से पता चलता है कि ये सिलसिला अब कई दिनों तक चलने वाला है। लू अपनी एक पुरानी जगह आके उस वॉल क्लॉक को खोलता है। उसके अंदर उसकी मम्मी की पिक्चर है जिसे देखकर उसे आश्चर्य होता है क्योंकि उसने ये पिक्चर एक लड़की जिसका नाम वान क्वेन था उसे दे दी थी। उस फोटो के पीछे एक नाम और एक फोन नंबर लिखा हुआ है। लू उस फोन नंबर पर कॉल करता है पर वो एग्जिस्ट नहीं करता। लू को अपने एक पुराने दोस्त वाइल्ड कैट की भी याद आ जाती है जो कि बहुत साल पहले माइन शाफ्ट में मरा हुआ पाया गया था। लू अपने फादर से मिली हुई वो वैन खराब हो गई है। लू उसके नीचे घुसकर उसे ठीक कर रहा है। तभी उसे अपनी एक फ्रेंड पेजर का कॉल आता है। उसने उसे फोटो के पीछे का नाम और नंबर के बारे में इंक्वायरी करने दिया था। पेजर का कॉल आता है कि वो नंबर किसी समय गुइजांग की एक लेडी प्रिजनर का था। लू को जो फोटो मिली है उसके पीछे जो नाम लिखा है उसका नाम है ताए, फोटो की मम्मी की है और उसने उसे उस लड़की को दिया था जिसका नाम था वान क्वेन जो कि किसी समय लू की लवर थी। लू जब कैली आया है बहुत सालों बाद उसने सोचा कि ये फोटो फैंग रेस्टोरेंट में कैसे आई, इसीलिए वो वान क्वेन की खोज में लग गया। लू अपनी फ्रेंड पेजर से कहता है क्या तुम्हारे हस्बैंड जो कि पुलिस में है मुझे उस लेडी ताए से मिलने का परमिट दिलवा देंगे। पेजर लू से पूछती है कि उसे उससे क्या काम है। लू कहता है मुझे उससे अपने एक पुराने दोस्त के बारे में पूछना है। उसका इशारा उसी लड़की की ओर है जिसका नाम था वान क्वेन। लू जेल में ताई से मिलने जाता है। लू ताई से पूछता है क्या वो वान क्वेन को जानती थी। ताई कहती है मुझे इस नाम की कोई लड़की याद नहीं है। लू के हाथ में एक ग्रीन कवर वाली बुक है। वो उस बुक को खोलता है और उसमें से वही वाली फोटो निकालता है और ताई को दिखाकर पूछता है तुमने ये फोटो फैंग रेस्टोरेंट मेल की थी, ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई। ताई उस ग्रीन कवर वाली बुक को देखकर चौंक जाती है और लू को कहती है अच्छा तो ये बुक उसने तुम्हें दी थी। ताई लू को बताती है कि हम कई लोग थे जब हम लोग 15-16 साल के थे तब हम एक घर पर बहुत दिनों से चोरी करने के लिए नजर रखे हुए थे। हमने उससे पहले कभी कुछ भी नहीं चुराया था। एक दिन जब उस घर में रहने वाला कपल बाहर गया तब हम लोग दरवाजा तोड़ के उसके अंदर घुस गए। यहाँ क्योंकि हमें उस लड़की का नाम वान क्वेन ही पता है और ताई ने उसका नाम वान क्वेन बोलने से मना कर दिया है लेकिन पहचान के लिए हम उसको वान क्वेन ही बोलेंगे। ताई बताती है कि वान क्वेन ने मुझे वहाँ पड़ी एक ग्रीन कवर की बुक पढ़कर बताया कि मुझे पता चला है कि ये घर घूम सका है। हम सभी वहाँ बहुत देर तक पागलों के समान बैठे रहे और घर घूमने का इंतजार करने लगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घर नहीं घूमा। फिर हमने वहाँ सामान देखना शुरू किया। हमें वहाँ बहुत सा सोना, पैसा और भी बहुत कुछ मिला। तभी वो कपल वापस लौट आया और हम सब घबरा गए। हमें समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। जिसके पास जो था वो लेकर वहाँ से भाग लिया। जब हम लोग जंगल में चोरी की गई चीजों को बांटने लगे तब हमने देखा कि वान क्वेन उस ग्रीन कवर वाली बुक को ही लाई थी। हम जंगलों में रुके रहे और उस किताब को पढ़ते रहे। वो एक लव स्टोरी थी। हमने सिर्फ आधी कहानी पढ़ी थी और वो बहुत ही अच्छी कहानी थी। वान क्वेन ने हमेशा कहा कि वो उस किताब को उस आदमी के लिए अपने पास रखेगी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करेगी। उसे लू के पास देखकर ताई को ऐसा लगा कि वान क्वेन लू को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। लू के फोटो के बारे में पूछने पर ताई बताती है
है कि एक मिस्टर एस थे। उन्होंने वान क्वेन को एक गंजे धब्बों वाले आदमी को बेच दिया जिसे उसकी आवाज बहुत पसंद थी। जब वो उसके साथ जाने लगी तो मैंने पूछा, क्या तुम दुखी हो? वान क्वेन ने मुझे कहा कि मैं क्यों दुखी होंगी, मैं उसके साथ पिक्चर देखने जा सकती हूँ और खूब घूम फिर सकती हूँ। एक दिन वो अपने बर्थडे के दिन मुझसे मिलने आई। जब वो जाने लगी तो मुझे ये फोटो दिखाकर उसने पूछा, क्या मैं इसके समान लगती हूँ? मेरे नहीं बोलने पर वो इस फोटो को मेरे ही पास छोड़कर चली गई। बाद में मुझे चोरी और फ्रॉड के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। स्प्रिंग सीजन का समय था जब मेरी मुलाकात कैली के ही एक कैदी से हुई। उसने उस फोटोग्राफ को देखकर बताया कि इसे फैंग रेस्टोरेंट में लिया गया था, इसीलिए इसे मैंने वहीं भेज दिया। लेकिन अगर उसे ये वहाँ नहीं मिला तो शायद वो वहाँ से भी जा चुके थे। लू उस ग्रीन कवर वाली बुक को ताई को दे देता है और कहता है, मुझे याद नहीं है कि वान क्वेन ने मुझे ये बुक दी थी या वो इसे मेरे पास छोड़ गई थी, लेकिन शायद वो तुम्हें मुझसे बेहतर जानती थी, इसीलिए मैं बुक तुम्हें देता हूँ। लू जेल से बाहर आता है तो उसे एक पुलिस वाला ताई का दिया हुआ पेपर लाकर देता है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ है, चैन हुइक्सिन, फेंगाई कॉलोनी, गुइजाओ। ताई ने लू को वान क्वेन को खोजने के लिए एक नया क्लू दिया है। लू पेजर के साथ लंच कर रहा है और उसके साथ ताई के दिए हुए एड्रेस के बारे में भी बात कर रहा है। पेजर कहती है कि ये नाम तो किसी सिंगर का नहीं लगता। आपको याद होगा कि ताई ने कहा था कि वान क्वेन गाना गाने चली गई थी। पेजर कहती है, बहुत लोगों का एक समान नाम होता है। फंगाई में 2 चैन हुइक्सिन है। एक बुढ़ा आदमी है जिसकी 1999 में डेथ हो गई। दूसरी चैन हुइक्सिन 36 ईयर की है और मैरिड है। बस मुझे इतना ही पता चला है। लूस दूसरी चैन हुइक्सिन के पति के बारे में पेजर से पूछता है। पेजर बताती है उसका नाम वान जिचेंग है और वो फंगाई में एक होटल चलाता है। लू फंगाई के लिए वैन से निकल जाता है। आगे मड स्लाइड जो कि कैली में बहुत कॉमन है, उसके कारण उसे रास्ता बंद मिलता है, लेकिन एक लोकल बस वहाँ जा रही होती है जिसमें लू बैठ जाता है। फंगाई में लू होटल के मालिक वान जिचेंग को, जो कि चैन हुइक्सिन का पति है, उससे मिलने जाता है। उसे ताई का लिखा हुआ पेपर दिखाता है। वान जिचेंग पूछता है, तुम चैन हुइक्सिन के कौन लगते हो? लू बताता है, मैं कैली से हूँ और उसका दोस्त हूँ। वान जिचेंग अपने बच्चे को पुकारता है और उससे अपने कैली नाम के कुत्ते के बारे में पूछता है। वान जिचेंग कहता है कि अच्छा तो तुम लू हो। वो आगे बताता है कि जब से वान क्वेन या जब से चैन हुइक्सिन, यहाँ हम इसको वान क्वेन बोलेंगे, इस होटल में आई थी, एक ही कमरे में बंद रहा करती थी। वो कभी भी बाहर नहीं गई। जब वान क्वेन के पास पैसे खत्म हो गए तब से वो रोज मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। वान जिचेंग आगे बताता है कि वान क्वेन मुझे रोज स्टोरी सुनाती रही जब तक हमने शादी नहीं कर ली। एक दिन उसने कहा कि वो वॉक पर जा रही है और कभी लौट कर नहीं आई। हमारा डिवोर्स भी हो गया है। लू के पूछने पर कि वान क्वेन के बारे में कुछ और पता है क्या, वान जिचेंग बताता है कि वो डोंगमई में एक बार में गाती है। जब वो चली गई थी तब मैं कभी कभी उसका गाना सुनने वहाँ चला जाता था, लेकिन वो हमेशा एक ही गाना गाती थी। बाद में मेरा वहाँ जाना कम होता गया। लू ने बच्चे की आवाज सुनी थी तो वो वान जिचेंग से पूछता है कि क्या वो बच्चा तुम्हारा है? वान जिचेंग कहता है कि वान क्वेन बहुत ही अच्छी कहानी सुनाया करती थी। मैं नहीं बता सकता कि कौन सी कहानी सच है और कौन सी झूठ, लेकिन उसने एक बार मुझे बताया था कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। लू अपने पुराने दोस्त वाइल्ड कैट, जिसकी डेथ हो गई है, उसकी मम्मी से मिलने आता है। वो टीवी देखते हुए एरोबिक्स कर रही है। वो लू को देखकर कहती है कि अगर हेयर कट चाहिए तो पानी खत्म हो गया है। जब वो लू को पहचान लेती है तो कहती है, जब से वाइल्ड कैट मरा है तुम नहीं आए और अब जब आए हो तो किसी जासूस की तरह अपनी लवर को ढूंढ रहे हो। वाइल्ड कैट की मम्मी कहती है, लू तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम उस लड़की से दूर रहो, क्योंकि उसने वाइल्ड कैट के पापा से एक आदमी को मारने के लिए गन ली थी और बाद में वो उसी आदमी की लवर बन गई। अब मैंने सुना है कि उसके कई आदमियों के साथ अफेयर्स हैं। बस मैं उसके बारे में इतना ही जानती हूँ। लू वाइल्ड कैट की मम्मी से अपनी मम्मी के बारे में भी बात करता है। जब मैं छोटा था तब कुछ समय के लिए हमारे घर के पास एक बी कीपर रहता था। मेरी माँ वहाँ एक मशाल लेकर जाती थी और मशाल के डर से मधुमक्खियाँ दूर भाग जाती थी और वो मेरे लिए बहुत सारा शहद लेकर आया करती थी। लू आगे बताता है, कभी कभी मेरी मम्मी को जब शहद नहीं मिलता था तो वो बहुत अपसेट हो जाया करती थी और एक एप्पल खाती थी। मेरी मम्मी कहा करती थी कि जब लोग बहुत दुखी हो जाएंगे तो वो एक एप्पल को पूरा का पूरा खा जाएंगे, यानी उसके अंदर का भी खा जाएंगे। कैली का मौसम खराब होता जा रहा है। वेदर फोरकास्ट में आगे 3 दिन के लिए चेतावनी दी जा रही है। वाइल्ड कैट की मम्मी को याद आता है कि उन्होंने बहुत पहले लू को बाल डाई करना सिखाया था, पर इस वक्त लू के बाल डाई नहीं है, जिसे देखकर वो कहती है, लगता है तुम डाई करना भूल गए होंगे। वाइल्ड कैट की मम्मी लू से पूछती है, क्या तुम बता सकते हो अगर तुम्हारी मम्मी बाल डाई करती तो कौन सा कलर चुनती? लू कहता है, मुझे नहीं पता, शायद लाल। लू वाल जिचेंग के बताए अनुसार डोंगमई आता है। रास्ते में उसे एक ट्रक दिखता है जिस पर एक गाने वाली की पिक्चर बनी हुई होती है। उसे देखकर उसे वान क्वेन याद आ जाती है। वो डोंगमई में बार को ढूंढते हुए आता है। वहाँ का दरवाजा
दरवाजा बंद है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। लू उससे पूछता है कि कराओके पार्लर कितने बजे चालू होता है, क्या पोस्टर पर छपे हुए सिंगर सभी भी गाते हैं, क्या यहाँ वान क्वेन नाम की सिंगर है जो कि जापानी गाना गाती है। वो लड़की लू को बताती है कि पार्लर 9 बजे खुलेगा और यहाँ बहुत सी कराओके गाने वाली हैं। वो जापानीज तो क्या, जो आप चाहेंगे वो गाना गाएंगी। वो लड़की बोलती है यहाँ रात के बाद जगह नहीं मिलती। लड़की आगे बताती है कि तुमको एक गाने पर एक फ्रूट प्लेट मिलेगी और 3 गानों पर एक लड़की मिलेगी। लू उससे वान क्वेन नाम की सिंगर के कि उसकी कितनी उम्र होगी। लड़की कहती है रात में किसी की उम्र कितनी है ये कौन बता सकता है। लड़की लू को सजेस्ट करती है कि कराओके पार्लर 1 घंटे बाद खुल जाएगा, तब तक लू चाहे तो मूवी देखकर रिलैक्स्ड हो सकता है, फिर आकर देख लेना कि यहाँ कौन कौन है और क्या क्या गाता है। मेमोरीज, ये लू की मेमोरीज हैं जो बीच बीच में पिक्चर में फ्लैशेस के समान हमारे सामने आ रही थी। लू और वाइल्ड कैट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वाइल्ड कैट के पापा का नाम ईगल था और वो लू को उनके बारे में झूठ बोलकर मिलाने ले जाया करता था। वाइल्ड कैट एक गैंगस्टर जाओ के लिए काम करता था। वो लू के थ्रू जाओ को गन पहुंचाने का काम करता था। एक बार वाइल्ड कैट ने लू को एप्पल से भरी हुई कार्ड जाओ तक पहुंचाने दी जिसमें एक गन थी। लू का उसी वक्त डिवोर्स हुआ था, इसीलिए वो मेंटली काफी परेशान था और एप्पल्स वाली कार्ड के बारे में भूल गया। कुछ दिनों के बाद वाइल्ड कैट की लाश माइनशाफ्ट में मिली। वहाँ पर एक एस कार्ड भी पड़ा हुआ था जिससे समझ में आता है कि उसकी हत्या मिस्टर एस ने की और हम ये समझ सकते हैं कि मिस्टर एस ही जाओ था। ताई ने भी मिस्टर एस का जिक्र किया था और वाइल्ड कैट की हत्या भी मिस्टर एस ने की थी। लू के पास वो एप्पल कार्ड थी, उसके एप्पल सड़ गए, तब लू को उसे क्लीन करते वक्त वो गन मिली। लू जाओ से मिलने गया पर वो कैली छोड़कर जा चुका था। जाओ के बारे में पता करने के लिए जाओ की लवर वान को इनका पीछा करते हुए वो ट्रेन में गया पर उस ट्रेन को मडस्लाइड के कारण वापस आना पड़ा। लू को कुछ कुछ ऐसा भी याद है कि उसने ट्रेन में वाइल्ड कैट को देखा था, पर हो सकता है कि ये उसका मतिभ्रम हो क्योंकि वाइल्ड कैट तब तक मर चुका था। लू को ऐसा याद है कि वान क्वेन ट्रेन में बैठी हुई थी, सिगरेट पीना चाहती थी। उसे जलाने के लिए लू से लाइटर मांगती है। लू उसके बाल पकड़कर उसे रोशनी में देखता है। वान क्वेन उसकी आग से अपनी सिगरेट जलाती है। उसी ट्रेन में लू की पहली बार वान क्वेन से मुलाकात हुई थी। लू उससे जाओ के बारे में पूछता है। वो बताती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जाओ को पुलिस भी ढूंढ रही है। लू को लगता है कि वान क्वेन झूठ बोल रही है। उसे अपनी मम्मी की बात याद आती है कि लोग खाना खाते हुए झूठ बोलने में परेशानी महसूस करते हैं। लू वान क्वेन को फैंग रेस्टोरेंट ले जाता है और खाना खिलाते हुए उससे जाओ के बारे में पूछता है, पर वान क्वेन जू के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। लू ने भी उससे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। लू को लगता है कि अब सब वहीं खत्म हो जाएगा, पर उसे नहीं मालूम था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खाने के बाद लौटते समय टनल में लू वान क्वेन का पीछा करने लगता है। वान क्वेन के लू के अपने पीछे आने का कारण पूछने पर लू बताता है कि तुम मेरे किसी अपने के समान दिखती हो। लू की नजरों में वान क्वेन ने लू की मम्मी के समान कपड़े पहने हुए थे और उसका मेकअप भी लू की मम्मी के समान बिगड़ा हुआ था। लू ने वान क्वेन को अपनी मम्मी की फोटो दिखाई। ये वही फोटो थी जो लू को अपने फादर की डेथ के बाद क्लॉक के पीछे मिली थी और लू ने वान क्वेन को किसी वक्त दे दी होगी। लू वान क्वेन को बताता है कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी मम्मी गायब हो गई थी और मुझे बस इतना ही याद है कि मेरे चारों ओर आग थी। लू वान क्वेन से उसका नाम पूछता है। वो वान क्वेन बताती है जो कि एक फिल्म स्टार का नाम है। लू को वान क्वेन कैली की नहीं लगती क्योंकि उसका सेंट वहाँ का नहीं है। लू उससे और बातें करना चाहता है पर वान क्वेन डिमांड करती है कि उसे एक पोमेलो फ्रूट खाना है। लू कहता है अभी समर से तुम्हें पोमेलो फ्रूट नहीं मिलेगा। वान क्वेन कहती है अगर तुम मुझे पोमेलो फ्रूट लाकर दोगे तो मेरी एक विश पूरी करने में मेरी मदद करोगे। लू और वान की मुलाकात एक पुराने घर में होने लगती है। ये वही घर है जिसमें वान क्वेन को ग्रीन कवर वाली बुक मिली थी और जो घूमने लगता था। घर काफी टूट फूट गया है और उसमें बरसात के समय पानी भर जाता था, पर वो जगह वान क्वेन और लू के मिलने के लिए परफेक्ट थी क्योंकि वान क्वेन को वो घर किसी लवर्स का लगता था और वान क्वेन उससे इम्प्रेस थी। लू को वान क्वेन के साथ हुई मुलाकात और किसेस याद आती हैं। ऐसी ही एक मुलाकात में वान क्वेन और लू बातें कर रहे हैं। वान क्वेन लू से कहती है कि मैं नहीं जानती तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि एक लड़का है जो बड़ा होकर एथलीट बनेगा। लू कहता है मैं उसे पिंग पोंग खेलना सिखाऊंगा। वान कहती है मुझे पता चला है कि जाओ कैली वापस आ रहा है। लू कहता है चलो हम कैली छोड़ देते हैं और बर्मा में मेरा एक दोस्त है जो कैसीनो चलाता है, हम लोग उसके पास चलते हैं। वान कहती है तुम क्या सोचते हो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। जो तुम अभी सोच रहे हो वो मैं पहले से ही सोच चुकी हूँ। एक समय था जब जाओ कराओके गाता था और माइक्रोफोन पर गाते हुए मेरी और मुड़कर कहता था कोई परवाह नहीं, तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जब भी मुझे ये बात याद आती है मैं जानती हूँ कुछ भी हो जाए मैं इस जीवन में तो उससे कभी नहीं भाग पाऊंगी। लू कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा जैसे तुम उस स्पेल पर करती हो जिसे पढ़ने से घर घूमने लगता है।
वान को वैन कहती है, लू हम जिंदा नहीं बचेंगे, हम सिर्फ सितारों में ही साथ रह सकते हैं। लू उससे कहता है, तुम भी क्या सोचती हो, जो लोग कहते हैं वो सच थोड़ी ना हो जाता है। दोनों पास आते हैं। वान लू के कंधे पर सिर रख लेती है। लू वान को कहता है, तुम वापस जाओ और पूरी रात पैकिंग करो और फिर मेरा इंतजार करना, फिर हम चलेंगे। एक दूसरे को दोनों किस करते हैं। उसी वक्त बगल से एक ट्रेन जाती है जिसके कारण ग्लास हिलने लगता है और गिरकर टूट जाता है। इसका यही सिग्निफिकेंस भी हो सकता है कि वो दोनों जो सपना देख रहे हैं वो सपना उनका टूट गया। जाओ को लू और वान के बारे में पता चल जाता है। ऐसी ही लू की एक याद में जाओ और लू की गाड़ी में लड़ाई को दिखाया गया है। बाहर बहुत पानी गिर रहा है। गाड़ी लू की है और अंदर हेड जाओ का रखा हुआ है। वो लू और वान को इनको पकड़ लेता है। जाओ सिगरेट पीते हुए गाना सुन रहा है। उसने लू के हाथ ऊपर करके उसे बांधा हुआ है। वो थोड़ी देर बाद खुद गाने लगता है। जाओ गाता है, मैं सब कुछ मिटा दूंगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर जा रही थी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, आंसू बहते रहेंगे। गाते गाते वो माइक को लू की तरफ भी करता है। लू वहाँ से मुंह हटा लेता है। गाते गाते जाओ वान के पास भी आता है। उसके बाल पकड़कर उसके आगे भी माइक करता है। लू और वान क्वेन किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। किस तरह ये लू की यादों में नहीं बताया गया। लू पूल में है, वान क्वेन किनारे खड़ी हुई है। लू किनारे आता है और बैठ जाता है। वान क्वेन भी बैठ जाती है। वान क्वेन लू से कहती है, क्या तुमने अपना मन बना लिया है। लू कहता है, मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। यहाँ लू ने जाओ को मारने का मन बना लिया है, इसीलिए वो थोड़ा डरा हुआ है। वान कहती है, मूवी थिएटर में काफी अंधेरा रहता है जब किलर पर मूवी में फायर होता है, उसके साथ ही तुम भी फायर करोगे तो सब सोचेंगे ये एक साउंड इफेक्ट है। जाओ के मरने के बाद हम काली छोड़ देंगे और उसके पैसों से एक होटल खोल लेंगे जिसमें बहुत सारी जगमगाती हुई रोशनियां होंगी और वहाँ रुककर लोग अपनी बुरी यादें भूल जाएंगे। जाओ मूवी देख रहा है और लू उसके पीछे वाली सीट पर गन लेकर बैठा हुआ है। वो उसे मार देता है। लू को याद नहीं है कि वो कौन सी मूवी थी जब उसने जाओ को मारा था। उसी थिएटर में वान क्वेन पोमेलो फ्रूट खा रही थी और रोती जा रही थी। वान को पोमेलो फ्रूट मिल गया था और उसकी विश पूरी हो गई थी। जाओ मर चुका था। लू को याद है कि वो जब उस वीरान लीक्ड हाउस में जाता है, वान क्वेन वहाँ से जा चुकी थी। उसने लू का इंतजार नहीं किया। उसी रात उस घर से लू को वो ग्रीन कवर वाली बुक मिली थी और उसने उसकी स्पेल को, जिसे पढ़ने से घर घूमने लगता है, उसे याद कर लिया था। ड्रीम। लू उस बार गर्ल के कहने से मूवी देखने जाता है। वो एक 3D फिल्म है। लू 3D ग्लासेस लगाता है और फिल्म का टाइटल दिखाते हैं, अ लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। यहाँ से पूरा पार्ट फिल्म का वन शॉट में फिल्माया गया है और फिल्म यहाँ से 3D है। चलिए फिल्म की ओर चलते हैं। लू लालटेन लेकर रिवर्स में माइंस की टनल में से निकलता है। वहाँ उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो उसके अंदर झांकता है और हाथ डालकर उसे खोल देता है। अंदर बहुत अंधेरा है। वहाँ एक कैलेंडर टंगा हुआ है जिससे पता चलता है कि सर्दियों का समय है। लू को तभी कोई आवाज सुनाई देती है। लू के हाथों में गन भी है। वो एक दरवाजे के पास आता है। वहाँ पिंग पोंग बैट से डोर लॉक है। लू उस बैट को निकालकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजे से एक लड़का गाय का मास्क पहनकर बाहर आता है। लू उससे पूछता है कि वो कौन है। लड़का बताता है, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आप कौन हो। लड़का अपना मास्क उतार देता है। लू उससे कहता है, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ। लड़का वहाँ की लाइट्स ऑन कर देता है और लू से कहता है, लैंप के साथ कौन खोता है। वो लू से पूछता है, आप कहाँ से आए हो। लू से बताता है कि मैं मूवी थिएटर में सो गया था। जब मैं जागा तो वहाँ से सब लोग जा चुके थे। वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने एक संकरा रास्ता लिया और अपने आप को इस गुफा में पाया। लू लड़के को कहता है, क्या तुम मुझे इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हो। लू अपनी जेब से अपनी मम्मी की फोटो निकालता है, उसे देखता है और आग में जला देता है। लड़का पूछता है, तुम फोटो क्यों जला रहे हो। लू कहता है, ऐसा लगता है मैं रात भर के लिए यहीं फंस गया हूँ और बस आज मेरा लास्ट चांस था उसे देखने का। लड़का कहता है, मैं तो आपको बेवकूफ बना रहा था, मुझे पिंग पोंग में हरा दो तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। लू चौंक जाता है और बोलता है, पिंग पोंग। लड़का कहता है, क्या तुम पिंग पोंग खेलने से डरते हो। उस दरवाजे को जिस पर मैप बना हुआ है यहाँ लेकर आ जाओ। उस मैप को मैंने ही ड्रॉ किया है और मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानता हूँ। लू दरवाजे को लेकर आता है। लड़का उससे गड्ढे में खड़े होने के लिए बोलता है जिससे दोनों बराबर हो जाएं। लू सर्विस करना चाहता है। लड़का उसे चांस दे देता है। दोनों पिंग पोंग खेलते हैं जिसमें वो लड़का हार जाता है। लड़का पूछता है, इस सर्विस को क्या बोलते हैं। लू बताता है, ये स्पिन सर्विस होती है। लड़का हंसता है और अपनी जैकेट में बैट रख लेता है। कहता है, आओ तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। वो एक जैकेट लू को पहनने देता है और कहता है, बाहर बहुत ठंड है, ये जैकेट मेरे पापा की है, इसे पहन लो, तुम्हें स्कूटर पर ठंड नहीं लगेगी। लू निकलते वक्त लड़के से पूछता है, क्या तुम अपने घर को लॉक नहीं करोगे, कोई भी आकर तुम्हारा सामान चुरा सकता है। लड़का लू को जवाब देता है, तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन आकर चोरी कर सकता है, चलो स्कूटर पे बैठो। लू स्कूटर पे बैठ जाता है। स्कूटर चला जा रहा है। लू रास्ते में लड़के से पूछता है कि तुम माइंस में रहना कब छोड़ोगे। लड़का
हंसने लगता है और कहता है अरे मैं तो भूत हूँ। लू लड़के से पूछता है भूत तो कई तरह के होते हैं, तुम कौन से वाले हो? लड़का कहता है बिल्कुल आपकी तरह का, बिल्कुल सीधा साधा सा। लू लड़के से उसकी उम्र पूछता है। लड़का बताता है 12 साल। लू लड़के को कहता है तुम इतने छोटे हो पर बहुत झूठ बोलते हो, क्या किसी ने तुम्हें गलत से ही नहीं सिखाया है? लड़का कहता है आप ही सिखा दो। वो लू से बोलता है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने किसी भी औरत को कभी चूमा है? अगर हाँ तो कैसा लगता है? लू लड़के को कहता है हाँ चूमा है, बिल्कुल सपनों के जैसा लगता है। लड़का कहता है जरूर वो बहुत सुंदर होगी, कैसी दिखती थी? लू कहता है मैं उसे भूल गया। और आज इतनी सर्दी क्यों है? लड़का कहता है आप क्या बात कर रहे हो, सर्दियों का समय है, ठंड तो होगी ना। लू कहता है तुम कहाँ से इतना झूठ बोलना सीखे हो? लड़का कहता है झूठे तो तुम हो, तुम कैसे भूल सकते हो तुमने जिसे किस किया था वो कैसी दिखती थी? लू कहता है क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई इसीलिए मैं भूल गया। लड़का कहता है आगे रास्ता बंद है, मैं स्कूटर साइड में रख देता हूँ, आप यहीं उतर जाओ। लू उससे पूछता है क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें वहाँ बंद कर दिया था? लड़का कहता है मेरे पुराने घाव मत कुरे दो। लड़का लू से पूछता है तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? लू कहता है मैं एक किलर हूँ। लड़का कहता है किलर बहुत तरह के होते हैं, तुम कौन से वाले हो? लू हंसता है और कहता है मैं भोला भाला सा हूँ। लड़का लू को बोलता है यहाँ से नीचे उस ऊंची दीवार के साथ साथ जाओ और उस टूटी हुई जेल से होते हुए तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। लू रास्ता देखकर कहता है यहाँ से नीचे? मैं यहाँ इस तरह आया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा। लड़का बोलता है रोड से जाकर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये रास्ता तुम्हें सीधा वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। वो बैट निकाल कर लू को देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है, अगर तुम उड़ना चाहो तो इसे स्पिन कर देना। लू कहता है शायद हम कभी जिंदगी में मिलें। लू उस लड़के को कहता है तुम जानते हो जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो मौन उनके कान काट लेता है। लू उस लड़के से उसका नाम पूछता है। लड़का कहता है अभी तक तो मेरा कोई नाम नहीं है, तुम्हें मुझे एक नाम दे दो। लू कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ एक फादर का ही होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक निकनेम दे सकता हूँ जो कि होगा पिंग पोंग सुपर बॉय। लड़का कहता है अच्छा नाम है, और मुझे जब भी मिलोगे तो स्पिन सर्विस सिखाओगे ना? लू कहता है जरूर। लड़का स्कूटर से लू को रोशनी दिखाता है। लू एक झूले वाली चेयर पे बैठ गया है और नीचे जाता जा रहा है। नीचे से गाने की आवाज आ रही है। झूला चेयर एक दीवार पर आकर रुकती है। लू झूले से उतरता है। वहाँ पूल गेम चल रहा है। लू वहाँ से होते हुए बाहर जाता है। वहाँ कराओके प्रोग्राम चल रहा है जहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि आज के कंटेस्टेंट में से एक सिंगर चुना जाएगा जो कि सुपरस्टार बन सकता है, आप भी यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। लू वापस पूल खेलने वाली जगह आता है। पूल खेलने वाला एक लड़का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक को चलाकर छोड़ देता है, उसमें उसने टोकन रखा हुआ है। लू उस ट्रक के पीछे पीछे जाता है। वो टॉय ट्रक जहाँ रुकता है वहाँ बैठी लड़की टोकन उठाकर जेब में रख लेती है। वो वीडियो गेम के सामने बैठी हुई है। लू उसके बाजू में आकर बैठ जाता है। वो लड़की कहती है यहाँ सब बंद हो गया है, अब कल आना। लू सिगरेट पीता है। वो लड़की कहती है क्या तुम बहरे हो, तुमने सुना नहीं? यहाँ हम देखते हैं कि लड़की वान क्वेन है जिसे लू ढूंढ रहा था। लू कहता है तुम मेरी एक फ्रेंड के समान दिखती हो। लड़की कहती है तुम मुझे अकेले छोड़ दो। फिर लू से पूछती है उस लड़की का नाम क्या था? लू बताता है वान क्वेन। लड़की कहती है ये तो एक फिल्म स्टार का नाम लगता है। लू उसके हाथ उठाकर कुछ देखना चाहता है। वो कहती है मेरे कोई टैटू नहीं है, कोई निशान और कोई तिल भी नहीं है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। लू लड़की से कहता है सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लड़की कहती है मुझे आप जैसे लोग पसंद आते हैं। वो अपना नाम बताती है, उसका नाम है काइजेंग। लू वहाँ से उठकर जाने लगता है। काइजेंग भी शॉप बंद करके जाने लगती है। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। काइजेंग पूल खेलने वाले लड़कों के पास आती है और बोलती है चलो अब खेल हो गया, मुझे पार्लर बंद करना है। पूल खेलने वाले लड़के उसे मना करते हैं और कुछ गलत बातें बोलते हैं। लू वहाँ आता है और एक लड़के की गर्दन पकड़ लेता है और उसे धमकाता है कि ये शॉट सही लगाओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। दूसरा लड़का डरते हुए सही शॉट लगा देता है। लू उन लड़कों को जाने देता है। लड़के जाते जाते काइजोंग को कहते हैं कि जब जियान लौट कर आएगा तब मैं उसे बताऊंगा कि तुमने अपने लिए एक नया आदमी ढूंढ लिया है। काइजेंग लू से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू बताता है कि किसी बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने कहा मैं जेल की दीवार के साथ साथ जाऊंगा तो मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। काइजेंग कहती है तुम दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नीचे ले चलूंगी। लू बाहर आता है और चिल्लाकर चाबियों के बारे में पूछता है। काइजेंग के बताने पर कि दीवार पर है। लू कहता है वहाँ नहीं है। काइजेंग वहाँ आकर चाबियां देखती है, फिर कहती है देखो उन दोनों बदमाशों ने वहाँ बाहर फेंक दी है। लू काइजेंग से पूछता है अब हम क्या करेंगे? काइजेंग कहती है इंतजार, कोई ऊपर से यहाँ खेलने आएगा, वही हमें बाहर निकाल पाएगा। लेकिन बाहर अभी एक शो चल रहा है, कौन जानता है हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। लू कहता है ठीक है, हम सुबह तक इंतजार करेंगे। काइजेंग कहती है मैं यहाँ तुम्हारे साथ पूरी रात खड़े नहीं रह सकती, जब ये गाना खत्म होगा हम दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। लू कहता है तुम यहाँ की लोकल नहीं लगती हो,
काइजेंग कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लू काइजेंग से उसके नाम का मतलब पूछता है। वो बताती है इसका मतलब होता है पर्ल ऑफ कैली और हंसकर कहती है ये बहुत पुराने जमाने का लगता है ना। लू काइजेंग को बताता है कि मैं कैली से ही हूँ, चलो जब तक दरवाजा खुलेगा हम पूल का एक गेम खेल लेते हैं। काइजेंग कहती है मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। लू कहता है तुम यहाँ पार्लर चलाती हो और तुम्हें खेलना भी नहीं आता। काइजेंग लू को बताती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड जियांग की जगह है और लू के साथ गेम खेलने चली जाती है। वह लू को कहती है कि यहाँ खड़ा होना तो बहुत ही गंदा लग रहा है। लू पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज रात यहाँ आएगा? काइजेंग कहती है वो अगर आएगा तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिलहाल वो कैली में है और अपने बॉस के साथ पैसे इकट्ठे कर रहा है। उसने मुझे कहा है जब वो काफी पैसे इकट्ठे कर लेगा तब मुझे कैली ले चलेगा, वहाँ प्लेन की सवारी करवाएगा। लू काइजेंग को बताता है कि कैली में कोई एयरपोर्ट नहीं है। काइजेंग कहती है मैं जानती हूँ, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। नीचे जो पटाखे बेचने वाला है उसने मुझे बताया था, उसने जियान को कई बार दूसरी औरत के साथ भी देखा है जो कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर है और वो कैली की भाषा भी जानती है। लू के पूछे जाने पर कि वो फिर उसका इंतजार क्यों कर रही है, काइजेंग बताती है क्या तुम जानते हो उस फ्रूट मशीन को कैसे खेला जाता है? उसमें सबसे मुश्किल वाइल्ड पोमेलो फ्रूट जीतना होता है। मैंने अपना मन बना लिया था कि जब भी मैं पोमेलो फ्रूट जीत गई तो मैं ये जगह छोड़ दूंगी। अभी अभी तुम जैसे ही वहाँ से गए तब मैंने एक पोमेलो फ्रूट जीत लिया था। इसका मतलब है कि काइजेंग अब जियान को छोड़ देगी। लू उससे पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो? काइजेंग कहती है अगर मुमकिन हुआ तो मैं एक सिंगर बनूंगी, मैं गुजाओ में हर जगह परफॉर्म करूंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी और खुद को एक प्लेन ट्रिप का गिफ्ट दूंगी। वो लू से पूछती है प्लेन में बैठना कैसा होता होगा? लू उसे बताता है कि मैं तो एयर सिक हो जाता हूँ। तभी वहाँ म्यूजिक खत्म हो जाता है। काइजेंग लू से कहती है क्या तुम लॉक तोड़ने के लिए कुछ देखोगे? लू अपने पास से पैडल निकालता है और काइजेंग को बताता है कि अगर हम इसे स्पिन करेंगे तो हम उड़ सकते हैं, तुम मुझे अपना हाथ दो। काइजेंग कहती है किस लिए? क्या ये पैडल हमें यहाँ से निकालेगा? तुम्हें लगता है मैं इसमें फंस जाऊंगी? तुम ऐसे ही मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। लू जबरदस्ती काइजेंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। काइजेंग कहती है तुम क्या सोचते हो ये हमें इतनी तेज हवा में उड़ने में मदद करेगा? अगर ये स्पिन होना रुक गया तो क्या हम गिर जाएंगे? लू कहता है पता नहीं, चलो एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। लू पैडल को स्पिन करता है, हवा के साथ दोनों उड़ते जा रहे हैं। नीचे कराओके प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर दोनों उड़ रहे हैं। काइजेंग को अच्छा लग रहा है, उसे मून बड़ा दिखाई दे रहा है। वो नीचे एक घर को देखकर लू को कहती है ये तो उस लवर्स वाले घर में रहने के समान लग रहा है, उन्होंने इसे दुनिया का सबसे सुंदर घर बना दिया था, मुझे उनसे बहुत जलन होती थी, चलो अपन उस घर के थोड़ा पास से उड़ें। लू कहता है मुझे वान को इनको कल ढूंढना है, काश वो तुम होती। काइजेंग लू को नीचे उतरने बोलती है क्योंकि वो एयर सिक फील कर रही है। दोनों नीचे उतरते हैं। वहाँ एक लड़का एप्पल्स को एक घोड़े पर लाद रहा है, घोड़ा बिदकता है, कुछ एप्पल्स गिर जाते हैं। लू और काइजेंग वहाँ आते हैं। काइजेंग उसे गेट दिखाकर बताती है कि वहाँ से चले जाओ। लू काइजेंग को कहता है कि अभी सुबह नहीं हुई, मैं एक गाना सुनने तक तो रुक ही सकता हूँ, तुम स्टेज पर जाओ और गाओ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। काइजेंग कहती है मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं गाने वाली, और वहाँ जाने लगती है जहाँ कराओके प्रोग्राम हो रहा है। पलट कर लू को देख और प्रोग्राम की ओर चली जाती है। वहाँ उसे दोनों पूल खेलने वाले लड़के पूछते हैं क्या तुम्हारे नए लवर ने तुमको छोड़ दिया? काइजेंग कहती है मैंने उसे छोड़ दिया, और फिर वो फायरवर्क्स बेचने वाले के पास जाती है, एक फुलझड़ी खरीदती है और उससे पूछती है कि ये कितनी देर तक जलेगी? वो कहता है 1 मिनट। वहाँ उसी वक्त एक औरत मशाल जलाती है, पास ही स्टेज पर गाना चल रहा है। वो औरत मशाल जलाकर जाती है, उसके बाल लाल हैं। लू उस औरत को जाता देखकर उसके पीछे जाता है। रास्ते में एप्पल वाला लड़का आ रहा है। लू उसकी बास्केट से 2 एप्पल निकाल लेता है। वो औरत मशाल लेकर चली जा रही है और एक गेट के पास आकर चिल्लाती है। वो गेट के दूसरी तरफ वाले आदमी को कहती है तुम कब तक मुझे अवॉइड करोगे, तुम्हें मेरे साथ आखिरी बार आना ही पड़ेगा। वो आदमी जो गेट के दूसरी तरफ है वो कहता है क्यों पागलों के समान चिल्लाए जा रही हो, मेरा ट्रक रोड पर खराब हो गया था फिर भी मैं यहाँ आया हूँ ना, तुमने पहले ही घर जला दिया है, अब तुम्हारे पास मुझे डराने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ जो गेट में उस औरत और आदमी के बीच में वो एक हनीकॉम्ब के समान है। वो औरत कहती है उस घर का अब कोई काम नहीं था, तुमने जो भी कहा सब झूठ था। वो चिल्लाती है, तभी वहाँ लू आ जाता है। लू उस औरत से कहता है क्या तुम सही में इस आदमी के साथ जा रही हो? आदमी कहता है तुम चुप रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लू उसे गन निकाल कर दिखाता है और कहता है वहीं रुको, और उस औरत से कहता है क्या तुम सच में इसके साथ जा रही हो? मुझे बताओ क्यों, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। औरत लू को कहती है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी करवाहट झेली है, कम से कम उसके पास मुझे देने के लिए मीठा शहद तो है। लू कहता है तो तुमने अपना मन बना लिया है, क्या यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें रोक सके? औरत लू को कहती है यहाँ ऐसा कुछ है, लेकिन वो मुझे याद रखने के लिए अभी बहुत छोटा है। लू उस आदमी से
कहता है तुम इधर आओ, गेट खोलो और इसे ट्रक की चाबियां दे दो। वो आदमी ट्रक की चाबियां उस औरत को दे देता है। लू उस आदमी को ट्रक में जाने बोलता है, फिर उस औरत की तरफ मुड़कर बोलता है मैं जल्दी में था इसीलिए आपके लिए कुछ ला नहीं सका, आपको एप्पल पसंद है ना? उसे एक एप्पल दे देता है। औरत लू को कहती है तुम पागल लगते हो और वहाँ से जाने लगती है। लू रोने लगता है। वो औरत लू को रोता हुआ देखकर वापस आती है और उससे पूछती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? लू उससे कहता है नहीं। औरत कहती है तो तुम रो क्यों रहे हो, तुमने मेरी मदद क्यों की? लू उस औरत को कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज को लूटने वाला हूँ। औरत मशाल फेंक देती है और अपनी वॉच उतार कर लू को देती है। उसकी वॉच टूटी हुई है और लू से कहती है मेरे पास बस यही है। लू उस वॉच को ले लेता है। वो औरत ट्रक में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लू एप्पल खाता हुआ रोता हुआ वहाँ से लौट रहा है। वो कराओके प्रोग्राम वाली जगह आ जाता है। काइजेंग बैक स्टेज में मेकअप कर रही है। लू वहाँ आकर बैठ जाता है। काइजेंग कहती है मुझे लगा तुम उसे देखने चले गए जिसे तुम प्यार करते हो, पर यहाँ वापस क्यों आए हो? लू उसे टूटी हुई घड़ी निकाल कर देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। काइजेंग कहती है तुम लोगों को यूं ही घड़ियां तो नहीं बांटा करते। वो घड़ी ले लेती है और कहती है घड़ी इटर्निटी का सिंबल है पर ये तो टूटी हुई है। लू को एक पल के लिए देखती है और उस घड़ी को पहन लेती है। काइजेंग लू को फुलझड़ी देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है। लू कहता है तुम पटाखे लोगों को कैसे दे सकती हो, ये तो ट्रांजिटरी का सिंबल है। काइजेंग कहती है क्या हम वो नहीं है? यहाँ हो सकता है काइजेंग अपने और लू के रिलेशन के बारे में बता रही है कि वो बिल्कुल क्षणिक था। वो चिल्लाकर अंदर पूछती है कि मेरे गाने का नंबर कब आएगा? सुबह बस होने ही वाली है। काइजेंग लू को बोलती है मैं तुम्हें उस घर में ले चलूंगी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था वो सब सच था? लू फुलझड़ी को जला देता है और वहीं रख देता है। दोनों उठकर उस लवर्स के जोड़े के घर में जाते हैं। काइजेंग कहती है ये घर तो पूरा जल गया है, यहाँ हुआ क्या था? आपको थोड़ी देर पहले याद है एक लाल बाल वाली औरत एक घर जलाकर गई थी। इस जगह एक सुंदर झाड़फानूस हुआ करता था, मुझे याद है उसका स्विच उस तरफ था। जब तुम उसे जलाते थे तो सब चमकदार हो जाया करता था। वो कबर्ड हमेशा टाइटली बंद रहता था और मुझसे खोला नहीं जाता था। उसमें औरत और आदमी के कपड़े रहते थे। वहाँ एक बड़ी डाइनिंग टेबल थी जिसके ऊपर ताजे शहद की बोतल्स रखी रहती थी। जब बारिश होती थी तब छत और फर्श हमेशा लीक हुआ करते थे जिसके कारण नीचे एक पूल बन जाता था। आप लोगों को कुछ याद है? मेमोरीज में लू और वान कोएन एक लीक्ड हाउस में जाया करते थे जिसमें से एक बार लू निकला था और उसने जाओ को मारने का मन बना लिया था। उसने अपने पापा की बंद घड़ी भी उस लीक्ड हाउस में जाकर खोली थी। काइजेंग कहती है एक शाम मैंने उस आदमी को उस औरत से ये कहते हुए सुना कि अगर तुम स्पेल बोलोगे तो घर घूमना शुरू कर देगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? लू काइजेंग के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है क्या हम जानते हैं हम कब सपना देख रहे हैं? टीवी कहा करता है कि ड्रीम्स हमारी खोई हुई यादें हैं। मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है कि ये रात इतनी छोटी क्यों है। लू काइजेंग से बोलता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? काइजेंग कहती है अगर घर घूमने लगेगा तो तुम मुझे किस कर सकते हो। लू धीरे से स्पेल बोलना शुरू करता है जो कि उसने बहुत पहले याद कर ली थी। घर घूमना शुरू हो जाता है। दोनों किस करते हैं। फुलझड़ी अभी तक जल ही रही है और जलते हुए खत्म हो जाती है। बाहर कराओके पर एक औरत टूटी हुई घड़ी पहने गाना गा रही है। तभी लू की नींद टूट जाती है। ये इस फिल्म का शुरुआती सीन है लेकिन मैंने एंड में कनेक्ट किया हुआ है। लू कहता है जब जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे मालूम है मैं सपना देख रहा हूँ और सपना देखना बहुत ही अद्भुत है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी हवा से भी हल्की हो गई है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ और मेरी यादें मुझे पत्थर की तरह भारी लगती है। लू की आंखें खुल जाती है। उसके बाजू में एक लड़की है। वो लू से पूछती है क्या तुम सपना देख रहे थे? लू कहता है जब भी मैं उसे भूलना चाहता हूँ वो मेरे सपने में आ जाती है। मेरी लवर जो बहुत पहले गायब हो गई थी, जिसका मुझे असली नाम, उम्र और कुछ भी नहीं पता है। लड़की कहती है ये सब उस ग्रीन कवर वाली बुक की कहानी के समान लगता है। लू कहता है तुम मेरा सामान मत छुआ करो। लड़की कहती है मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती थी इसीलिए मैंने उसे खोला था। हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एनालिसिस ऑफ दिस मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट से समझ में आता है कि लू जो बहुत सालों के बाद अपने घर कैली लौटा है वो अपने प्यार वान कोएन को भूल नहीं पाया और जैसे ही उसे अपनी मम्मी की फोटो दिखाई दी उसने वान कोएन की तलाश शुरू कर दी क्योंकि उसे वान कोएन अपनी मम्मी के फोटो के समान लगती थी। यहाँ पर उसके पास वान कोएन की भी यादें हैं। लू की मम्मी लू के बचपन में ही लू को छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। वान कोएन को खोजते हुए लू के जहन में उसकी मम्मी की भी कुछ सीमित यादें हैं। कुछ यादें लू के पास अपने एक दोस्त वाइल्ड कैट की भी है जो बहुत ही झूठा था और उसने लू को यूज किया था। एक जगह लू कहता है कि उसे उसकी यादें पत्थर के समान भारी लगती है जिससे ये समझ में आता है कि उसकी यादें उसके लिए एक बोझ के समान थी जिन्हें वो ढोए जा रहा था। उन यादों में कुछ भी अच्छा नहीं था। लू को प्यार भी ऐसी लड़की से होता है जो मिस्टीरियस थी, उसका नाम झूठा था, उसकी उम्र पता नहीं थी, जो हमें तब पता
चलता है जब लू ताई से मिलने जाता है। वो वान क्वेन नाम को नहीं पहचानती पर उस ग्रीन कवर वाली बुक को पहचान लेती है। लू को वान क्वेन से सच्चा प्यार था पर वान क्वेन के लिए वो एक विश पूरी करने वाले पोमेलो फ्रूट के समान था। उसने उसे यूज करके जाओ का मर्डर करवा दिया। फिर लू के साथ जाने की जगह कहीं और गायब हो गई। ताई की बातों और होटल के मालिक वान चिचेंग से भी लू को पता चलता है कि वान क्वेन एक अच्छी स्टोरी टेलर थी। वो कुछ भी सच या झूठ बोलती थी तो उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता था और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी सिंगर बनने के लिए। फिल्म का लास्ट पार्ट लू का ड्रीम है, वो उसके पूरे दिन की खोजबीन का रिजल्ट है जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप आ जाता है क्योंकि सपनों पर किसी का बस नहीं है। लू को माइंड में रिवर्स जाना शायद वाइल्ड कैट की दुर्घटना से अपने आप को दूर रखना हो सकता है कि वो अब इसमें और नहीं पढ़ना चाहता। पिंग पोंग वाला लड़का 12 साल का है। लू से अपना और वान क्वेन का बच्चा समझता है जो हमें कुछ क्लूज से पता चलता है। एक तो वो कोट जिसे वो अपने पापा का कहकर लू को पहनने देता है। दूसरा लू को स्पिन सर्विस सिखाने के लिए कहता है क्योंकि लू उसे पिंग पोंग खेलना सिखाना चाहता था। तीसरा उस लड़के का अपना नाम रखने बोलना जिसे लू कहता है कि नाम सिर्फ फादर ही रख सकते हैं। लू जब काइसेंग से मिलता है तो उसके जहन में है कि वो अपना नाम और सबको झूठ ही बताती है लेकिन वो एक बात सबको सही बताती है कि वो गाना गाना पसंद करती थी। को जब भी एक पोमेलो फ्रूट मिल जाता था वो उस प्लेस को छोड़ देती थी। काइसेंग जब फुलझड़ी खरीदता है तो उसने पूछा था कि वो कितनी देर चलेगी। उसे जवाब मिला था कि 1 मिनट। काइसेंग लू को लवर्स वाला घर दिखाती है और उस जगह के बारे में हर चीज सही बताती है लेकिन जब वहाँ का सीन खत्म होता है तो फुलझड़ी उस वक्त भी जली जा रही है जिसका मतलब है कि लू सपने में भी एक इच्छा कर रहा है कि काश ये लड़की उसकी लवर होती। सपने में उसने एक मशाल वाली औरत को देखा जिसकी शक्ल वाइल्ड कैट की मम्मी के समान है लेकिन बाल लाल हैं। लू ने वाइल्ड कैट की मम्मी को जिक्र किया था कि मेरी मम्मी के बाल लाल हो सकते हैं और वो शहद वाले के साथ लू को अकेला छोड़कर चली गई थी जिसे देखकर लू दुखी होता है और एप्पल खाने लगता है। उसकी मम्मी के बाल लाल हो सकते हैं। लू की मम्मी शहद लाती थी तो बहुत खुश रहती थी और जिस दिन वो शहद नहीं लाती थी यानी कि उसकी शहद वाले से मुलाकात नहीं होती थी वो बहुत दुखी रहती थी और एप्पल खाती थी। थोड़े दिन बाद वो गायब हो गई थी यानी वो शहद वाले के साथ लू को अकेला छोड़कर चली गई थी जिसे देखकर लू दुखी होता है और एप्पल खाता है। रास्ते में उसे एक लड़का एप्पल ले जाता हुआ दिखाई देता है। वो वाइल्ड कैट हो सकता है।